सेव अरावली करके हमने देखा, एक कैंपेन चल रहा है जब से आप लोगों ने, आपकी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट किया है, उसके बाद से ये एक विवाद सा छिड़ गया है। तो ये समझाएंगे इश्यू है क्या? पहला तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एक लंबे समय से ग्रीन अरावली वॉल के लिए कार्य कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबे समय से पिटीशन चल रही है। अरावली रेंज जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों में फैली हुई है। लगभग 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है और इस पर्वत श्रृंखलाओं में गांव भी है, कृषि भूमि भी है, शहर भी है, इंडस्ट्रियल बस्तियां भी हैं, रामसर साइट्स भी हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है और हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हरी भरी रहनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें एक प्रोटेक्शन के मानक भी तय होने चाहिए और हमने ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट भी चलाया और उसके लिए लगातार पिछले साल भी उदयपुर में मैंने बैठक करके सभी अरावली में आने वाले जिलों के डीएफओस की मीटिंग ली, वर्कशॉप ली। ये जो पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से चल रही थी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रही है, उस अवैध खनन को अगर ज्यादा सख्ती से रोकथाम करनी है तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए जो सबको एक्सेप्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के निर्धारित करी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरी भी थे, एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी थे, भारत सरकार का सर्वे ऑफ इंडिया है उनके भी सेक्रेटरी थे और जो देश की सारी भू आकृति का जो मैपिंग करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके डायरेक्टर भी थे, प्लस 4 राज्यों की सरकारें थी। अब विषय आता है कि अरावली की जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2 बातें कही जो लोग छुपा रहे हैं। पहला, सबसे पहले पैराग्राफ जो है उसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट को एप्रिशिएट किया। दूसरा, उन्होंने कहा अरावली पहाड़ी और अरावली रेंज क्या होगी। तो दुनिया भर में जियोलॉजी की जो वैज्ञानिक जो जियोलॉजी में काम करते हैं, भूविज्ञान, भू सर्वे विज्ञान में काम करते हैं, तो वहां एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है जी, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। फिर एक पहाड़ी जो 100 मीटर की है और दूसरी पहाड़ी जो है उसके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना, आधा किलोमीटर 500, उसमें जमीन है वो भी संरक्षित में आएगा, वो भी अरावली रेंज कहलाएगा। 90% तो भाग संरक्षित है। दूसरा, अरावली में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी पूरा इसमें संरक्षित है। फिर जो इको सेंसिटिव जोन है उसका जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो भी संरक्षित है। इवन जो ड्राफ्ट इको जोन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब से संरक्षण है। और इसके अलावा अरावली के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें भी हैं और कुछ झीलें ऐसी हैं जो हमारी रामसर साइट्स भी है। अब जैसे गुड़गांव में सुल्तानपुर की झील है, अलवर में सरिस्का की झील है, उदयपुर को रामसर साइट्स में पूरा लेक सिटी ही बनाया गया, उसके भी 500 मीटर तक के एरिया जो है संरक्षित क्षेत्र में है। तो इस हिसाब से अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी। और वहां भी माइन को कोई खोला नहीं है, वहां भी कहा गया है कि इसका एक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनाया जाए और अगर कोई नई स्वीकृति भी आती है
तो उस नई स्वीकृति को आईसीएफआरई से पहले अनुमति ली जाए। तो ये प्रोसेस को स्ट्रिक्ट किया। अरावली की जो मेन समस्या है वो अवैध खनन की है। अवैध खनन को रोकने के लिए ये जो डेफिनेशन दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है और आज भी रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। तो जो ये डेफिनेशन है ये न्यायालय की बनाई हुई जो कमेटी है जिसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और उसके साथ ही साथ चारों राज्यों ने मिलकर के इसको तय किया है। ये भारत की सबसे ऊंची और प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बल्कि दिल्ली भी इसी में है। एक भ्रम और फैलाया जा रहा है कि जी दिल्ली में तो माइनिंग ही अलाउ नहीं है, फरीदाबाद में माइनिंग ही अलाउ नहीं है, गुड़गांव में माइनिंग ही अलाउ नहीं है, नूह का भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत थोड़ा सा इलाका होगा। इसके बाद रेवाड़ी में थोड़ी सी माइनिंग अलाउ है और हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है। फिर अलवर में तो बहुत बड़ा एरिया सरिस्का का एरिया आता है। फिर जयपुर में जमुआ रामगढ़ का बहुत बड़ा एरिया आता है। अजमेर में भी अगर आप आगे जाओगे तो अजमेर में भी जो झील है, मतलब पुष्कर झील है, आनासागर झील है, फाईसागर झील है, सांबर लेक है। तो ये तो पूरा अरावली का जोन है। मैं इसकी जो टोपोग्राफी है, इसकी जो और नीचे जो गुजरात में बनासकांठा साबरकांठा तक ये जो रेंज आती है पूरी की पूरी संरक्षण में है। और ये जो व्यापक डेफिनेशन होने से, अब स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने से 90% भाग तो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये 100 मीटर वाला जो आपने मामला बताया है, ये इसमें भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि ऊपर से और नीचे से? वो कह रहे हैं बहुत टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है पर्वत शिखर से लेके और नीचे धरातल तक, पर्वत शिखर से लेके नीचे धरातल तक, और धरातल तक जहां उसका स्थायी भाग आएगा। तो धरातल में वो पूरा ऐसा नीचे पर्वत एक गोलाकार अंडाकार श्रेणी में उसकी जो सब टहनियां होंगी, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऊपर 25 मीटर का है लेकिन उसकी जो नीचे जड़े जहां तक है, जहां तक उसका है वो पूरा 100 मीटर। सर एक्टिविस्ट को कहना है कि इसमें कोई ग्रे एरिया है। कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर ग्रे एरिया है तो न्यायालय में मामला है, वहां जाकर प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है जी। अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप लोगों में झूठ क्यों फैला रहे हैं? और ये तो ही पर्वत, ये आइडेंटिटी पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में 500 मीटर उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग। तो ये पूरा एक संरक्षण के, और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है वो तो खेती है, फिर हमारे नगर है, हमारे ग्राम है, हमारी ढाणियां है, फिर उसके साथ हमारा प्रोटेक्टेड एरिया, लगभग 20% तो प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो जमीन हो, छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, कर ही नहीं सकते। रामसर साइट्स है। तो ये पूरा प्रोटेक्शन मेजरमेंट जो किया है उसको पूरा एक विशेषज्ञ। सर एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर आप ये बता रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी नई माइनिंग, अब आपकी जो नई डेफिनेशन है उसके बाद नहीं हो सकती नई माइनिंग। सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, आईसीएफआरई होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगा। पर सर स्कोप तो खुल गया ना, लेकिन जैसे पहले जो नई माइनिंग का स्कोप नहीं था, वो प्रोटेक्टेड एरिया ही था सारा। इस पहले चल ही रही है, इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही है। ओके, ये इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही थी। ये जो आधार है, ये बेस ये 2006 से, पर वहां क्या था, एनोमली थी। हर राज्य में अलग अलग एनोमली थी और इलीगल माइनिंग थी। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया का डेफिनेशन क्लियर होने से आप स्ट्रिक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, एक और इश्यू है अफॉरेस्टेशन जो हो रही है। वो कह रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं या जो जानकार हैं, उनका कहना है कि अफॉरेस्टेशन इसका कोई एक इलाज नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए अरावली के संरक्षण की आवश्यकता है। अरावली में सबसे प्राचीन जो भूगर्भीय उसकी जो इकाइयां है, लेकिन इसके एक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसका एक प्रोटेक्शन वॉल ग्रीन फॉल है। केवल चारों तरफ पेड़ लगा देना, जो प्रकृति होती है ये इकोलॉजी होती है। प्रकृति में ग्रास भी होती है, प्रकृति में झाड़ियां भी होती है, प्रकृति में वनस्पति औषधियां भी होती है। ये एक इकोलॉजी सिस्टम है।
और जो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया, तो बिग कैट अलायंस का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई टाइगर का कंजर्वेशन तो करते ही हैं, लेकिन टाइगर तब किसी भी जगह पे रह सकता है जब उसके नीचे का जो प्रे है, उसके नीचे का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, और इकोलॉजिकल सिस्टम भी डियर वगैरह तब सर्वाइव करेंगे जब उनके लिए घास वगैरह होगी। इसलिए आपने ये जो हमने 29 से ज्यादा अभी जो नर्सरियां बनाई है और उसको हर जिले तक हम ले जाने की बात कर रहे हैं। हमने पूरी अरावली की हर अरावली के जिले की लोकल वनस्पतियां क्या है, लोकल पेड़ क्या है, और पेड़ वनस्पतियों में एक छोटे से घास से लेकर और बड़ा पेड़ तक सारा इकोसिस्टम आता है। इसलिए मैं केवल पेड़ की बात नहीं करता, इकोलॉजी की बात करता हूं। सर एक और जो मतलब एक एप्रीहेंशन लोगों में है कि जब अगर अरावली में कोई चेंजेस आते हैं तो प्रदूषण जो आज इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो भी एक और ज्यादा एग्रावेट हो सकता है। प्रदूषण के अनेक कारण होते हैं। प्रदूषण के जो कारण है वो मानव सृजित गतिविधियां भी होती हैं। प्रदूषण के दो मानक होते हैं, एक PM 2.5, एक PM 10, दोनों चीजें हैं। PM 2.5 में जब कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, मतलब जो 2.5 के जो माइक्रो कण है वो ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि या तो ओजोन होगा, लेड होगा, कार्बन होगा, सल्फर होगा। जब ये हवा में इंडस्ट्री के कारण, व्हीकल के कारण, अन्य गतिविधियों के कारण आएंगे तो पहला विषय होगा। फिर PM 10 में धूल और उसके बड़े कण जो होंगे, इनके मिलाने से दूसरा जो विषय होता है वो मेटेरियोलॉजिकल कंडीशन होती है, मौसम विज्ञान की, कि जब हवा चलनी बंद हो जाएगी और ये लगातार इनका उत्सर्जन होता रहेगा तो वो ठहर जाता है। बट सर दिल्ली में तो ना NCR में ना कोई इंडस्ट्री है उस तरह की, और आपने काफी हद तक हम देखते हैं ग्रीन व्हीकल्स का भी चलन हो रहा है। फिर ये पोल्यूशन का क्या वजह है जो मतलब अनएक्सप्लेन्ड है? दिल्ली में अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा निर्णय दिया है कि दिल्ली में अच्छे फ्यूल के लिए हम BS6 पे आए थे। BS6 के पहले के जो व्हीकल हैं, जो कि पॉल्यूटेड व्हीकल हैं, उनका जो कोहेसिव प्रोटेक्शन का स्टे था वो विड्रॉ हुआ है। तो एक तो हमें फ्यूचर में, क्योंकि दिल्ली में करोड़ों व्हीकल चलते हैं, टू व्हीलर से लेके और बड़े व्हीकल, तो इसका फ्यूल अगर हम अच्छा प्रयोग करेंगे, उसके लिए उसके जो पर्यावरण के मानक होंगे, वो पहला विषय है। दूसरा विषय है कि दिल्ली में अभी पिछले ही दिनों निर्देश देके हमने स्मार्ट ट्रैफिकिंग पे जोर दिया है। लगभग 60 के करीब ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ट्रैफिक का कंजेशन होता है। तो शाम को 4 से 7 तक जिस समय, या सुबह 8 से 10 जिस समय धुंध और कोहरा ज्यादा हो रहा होता है, उस समय अगर एक साथ हजारों व्हीकल लाइन में खड़े रहेंगे तो उनका पॉल्यूशन तो होगा ही, व्हीकल पॉल्यूशन की दृष्टि से। दूसरा, दिल्ली केवल दिल्ली नहीं है, दिल्ली NCR रीजन है, और NCR रीजन से भी आगे जो हमने अथॉरिटी बनाई है CAQM, उसने एयर शेड की पहचान करी है। तो उस एयर शेड में लगभग 240 इंडस्ट्रियल एरिया है, और 240 इंडस्ट्रियल एरिया में 3,500 इंडस्ट्री हैं जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की है। ओके। वो जो 3,500 इंडस्ट्री है, उसमें हमने कहा है कि आप डिवाइस लगाइए जिसको मॉनिटरिंग से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका ग्राफ कैसा है। मुझे बताते हुए ठीक लग रहा है कि हमने उसमें भी पैनिक नहीं होने दिया। लगभग 1200 के करीब इंडस्ट्री में डिवाइस लगे हैं, बाकी को 31 दिसंबर का समय दिया है। तीसरा जो बड़ा विषय है वो डस्ट का है। एक बहुत बड़ी जो एक्टिविटी चलती है, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की चलती है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो डेमोलिशन होता है उसको रखने की कोई जगह नहीं है। तो हमने CND के रूल्स भी करे हैं, और अभी मैंने गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांवा, सोनीपत, NDMC और MCD, इन 7 अथॉरिटी की अभी पिछले ही हफ्ते अलग अलग मीटिंग ली है, और सबको कहा है कि भाई आप 2026 का 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अपना प्लान बनाइए कि हम CND वेस्ट में ये करेंगे, हम जो गड्ढे खुदे हुए उनके लिए ये करेंगे, एंड टू एंड पेवमेंट के लिए ये करेंगे, ग्रीनिंग के लिए हम क्या करेंगे। फिर जो एक बहुत बड़ा कारण है वो सॉलिड वेस्ट है। सारे पैमानों पे काम किया। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की आप बात कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्यूल, दुनिया में जो भी हुआ है, मैं नाम देश के लेके बता सकता हूं, फ्यूल, बेस्ट क्लीन फ्यूल। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अब आप व्हीकल्स को रोक देंगे या इंडस्ट्री को रोक देंगे। क्वेश्चन ये है कि वो बेटर
जो अपना भी इंडस्ट्री चलाने के लिए करे वो फ्यूल का इस्तेमाल करे। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने 240 इंडस्ट्रियल एरिया में 226 में पीएनजी गैस की सप्लाई कर दी। हमने कहा कि मैक्सिमम चीजें आप गैस बेस पे ले जाइए। फिर जो हमारे थर्मल पावर है उसमें दिल्ली के आसपास जो है उनका नई टेक्नोलॉजी में वो जाए, उसको हमने बनाने का काम किया। तो फ्यूल एक बड़ा विषय है, ग्रीनिंग बड़ा विषय है, डस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा विषय है, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे मानक हम लोगों ने तय किए हैं, फाइनेंस कमीशन से जो सपोर्ट दिया है, तो हमने ये नीचे दिल्ली की सारी कॉरपोरेशंस को कहा है कि आप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के जो स्टैंडर्डाइजेशन के विषय हैं, उसमें सीएनडी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनिंग से लेके जो सारे विषय हैं, उसको अगर आप लेकर इंप्लीमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसका इफेक्ट आएगा। और इसमें सारे कोऑर्डिनेशन के लिए जो सेंट्रल एयर मॉनिटरिंग जो कमीशन है वो लगातार काम कर रहा है, लगातार उसकी रिव्यू और मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो सर आप जैसे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये चीजें करेंगे, आपने एक प्लान बनाया है, आपका ये भी है कि आपको लगता है इससे कितना एक्यूआई नीचे आ पाएगा अगले सीजन तक? देखो, अगर इस बार तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी सीजन की तुलना अगर आप देखेंगे सर, तो एक्यूआई के दिन काफी बेहतर हुए हैं। लेकिन दिसंबर में 2 बार जो मीटरोलॉजिकल कंडीशन होती है, जिसमें हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, अगर तो वो बारिश बन के बरस गए तो ठीक होता है, अगर वो ऊपर से चले जाते हैं तो उस समय हवा रुक जाती है। हवा स्थिर होने पे ही PM 2.5 और PM 10 जो है उनकी मात्रा स्थिर रह जाती है, तो उसके लिए हमने ग्रैप का प्रोविजन किया है और सीएक्यूएम को यह अथॉरिटी दी है कि वो प्रेडिक्शन के आधार पे, क्योंकि ये केवल सीएक्यूएम ये गतिविधियां तो हैं ही, साथ में उनको मौसम विज्ञान के साथ भी संबंध रखना पड़ता है, और उस एप्रीहेंशन को देखकर ये जो गतिविधियां इसको रेस्ट्रेन करने के लिए ग्रैप लगाना पड़ता है। पर ग्रैप के भी इस वर्ष के अनुभव से हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के अगले बार के इम्प्लीमेंटेशन रूल लेके आए। हम लोग फ्यूल, डस्ट और स्ट्रिक्ट मेजर्स, इसके बाद आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन, क्योंकि दिल्ली में जब तक आसपास की ये जो 8 जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन को करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि अभी शहरी विकास मंत्रालय ने भलसवा का, ओखला का, गाजीपुर का ये जो भीड़ लगा हुआ था लंबे समय से, लगातार काम कर रहे हैं, उसकी भी हर महीने की मॉनिटरिंग हो रही है और ऐसा लगता है कि जून तक हो जाएगा, केवल गाजीपुर का बच जाएगा, तो उस पर दिन रात काम चल रहा है। गुड़गांव और फरीदाबाद का भी बंदवाड़ी के पास एक जगह है जी, तो उनका भी अभी टेंडरिंग वगैरह निकाल के वो लोग भी कर रहे हैं। गाजियाबाद में तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है कि अपने लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल को समाप्त करके उन्होंने मियावाकी का एक जंगल बनाया है, और हमने सभी कॉरपोरेशंस को ये आग्रह किया है कि वो अपना पार्क एरिया को डिक्लेयर करें, ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन करके पार्क एरिया की ग्रीनिंग पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग लगेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एक और जो एलिगेशन लग रहा है कि अर्बनाइजेशन के लिए ये प्लान चेंज किया जा रहा है, इस पे भी मैं चाहता हूं कि आप बोलें ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। नहीं, अर्बनाइजेशन का तो ये कोई प्लान ऐसा नहीं है, प्लान केवल और केवल अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। अर्बन शहर तो वैसे अरावली में नहीं, कई लोग जैसे कह रहे हैं कि वहां पे अब हाउसिंग लाने की तैयारी हो रही है। कहां से है? अजमेर अरावली के अंदर बसा हुआ है, फुलेरा अरावली के अंदर बसा हुआ है, अपना क्या कहते हैं पूरा उदयपुर शहर अरावली के अंदर बसा हुआ है, बूंदी शहर अरावली के अंदर बसा, कितने शहर में आपको गिना दूंगा जो अरावली के अंदर ऑलरेडी, ये सदियों से मानव सभ्यता के रहने की जगह है। लेकिन जो अरावली का प्रोटेक्टेड एरिया है उसकी क्लियर डेफिनेशन अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सबसे इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी, और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। और मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, जो सबसे बड़े माइनिंग के जिले हैं जिसमें राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, वहां भी 1% से कम, कुछ जगह तो एवरेज अगर निकालेंगे तो 0.19% में ही माइनिंग अलाउ हो सकती है, और वो भी अभी अलाउ नहीं होगी जब तक राज्य उसका प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक ICFRE की अनुमति नहीं होगी, और जो अवैध माइनिंग चल रही है
वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगी। तो सर अब यूनिफॉर्मिटी अब इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अभी मामला न्यायालय में है, हम जो भी नियम होंगे, जो कानून होंगे, कोर्ट के द्वारा जो विषय होंगे, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे।